नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपके लिए लाते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सके आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। अगर आपके पास भी कोई भी सवाल है अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को लेकर, पोर्टफोलियो को लेकर शुरुआत करना चाहते हैं या अपने गोल पर राय लेना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चंस आप हमें भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप वहां पर देख भी सकते हैं शो। साथ ही अपने क्वेश्चन डिटेल्स भी भेज सकते हैं #AskAwaz लिखकर। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। तो ये तो रहा शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। और आज हमारे साथ आपकी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ एक नए फंड पर बातचीत करने के लिए दो मेहमान मौजूद हैं। सैमको के फाउंडर और सीईओ जिमित मोदी हमारे साथ हैं और साथ ही कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी से क्वेरीज पर राय लेंगे आगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं समित से। दरअसल अगर हम सैमको की बात करें तो सैमको का एक नया फंड NFO आया है जो कि 7 दिसंबर को ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 21 दिसंबर को बंद होगा और इस फंड का नाम है सैमको डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। तो इस NFO, इस पर्टिकुलर फंड के बारे में कुछ और डिटेल्स समझते हैं पहले जिमित से और उसके बाद क्वेरीज पर भी नजर आ लेंगे। तो जिमित नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। तो सबसे पहले तो इस फंड के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या ये हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है? अगर हाँ तो हाइब्रिड फंड की एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन ये हमारे पोर्टफोलियो को लेंड करते हैं अगर पोर्टफोलियो में जगह दी जाए तो? पहले तो थैंक यू वेरी मच दीपाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपको शो पर बुलाने के लिए। एंड जैसे आपने पूछा पहले कि हाँ, सैमको डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड ये एक हाइब्रिड फंड है जिसका हमारा NFO चल रहा है और 21 दिसंबर को ये NFO कंक्लूड होगा। तो पहले तो मैं ये बताता हूँ कि हाइब्रिड फंड बेसिकली हाइब्रिड कैटेगरी होती क्या है। तो हाइब्रिड कैटेगरीज में टिपिकली क्या होता है कि इक्विटी फंड, इक्विटी एलोकेशन और डेट एलोकेशन, इनको डिफरेंट प्रोपोर्शंस में कंबाइन करके या तो आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो या बैलेंस्ड हो या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, अकॉर्डिंगली आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स या आपके एडवाइजर्स है वो रेकमेंड करेंगे ताकि आपको दोनों बैलेंस्ड एक्सपोजर मिले। यानी ये दूसरे इक्विटी फंड्स जैसे लार्ज कैप, मिड कैप एक्सेट्रा है, ये प्योर इक्विटी फंड्स होते हैं जिसमें सब्सटेंशियली इक्विटी एक्सपोजर होता है, जो बाजार के उतार चढ़ाव के साथ ये ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी आएंगे। जो थोड़े रिस्क अवर्स इन्वेस्टर होते हैं जिनको जो वॉलेटिलिटी इतनी स्टमक नहीं कर पाते, उनके लिए और इवन काफी सारे एंट्री लेवल इन्वेस्टर्स के लिए हाइब्रिड फंड्स आइडियल और सूटेबल होते हैं बिकॉज इसमें इक्विटी की थोड़ी बहुत ग्रोथ भी देखने को मिलती है और डेट की स्टेबिलिटी भी देखने मिलती है। सो इसलिए काफी सारे पोर्टफोलियोज में हाइब्रिड फंड एक कोर एलोकेशन होता है। तो और जिसमें बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स आ गए, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स आ गए, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टर की अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लोग वो एलोकेशन मिलता है। नाउ सैमको डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड की हम बात करें तो ये भी एक हाइब्रिड फंड है, बट ये काफी यूनिक हाइब्रिड फंड है इन द सेंस दैट ये एक फुल्ली डायनामिक फंड है कि जब इक्विटी मार्केट्स, तो ये हमारा एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल है, उस पर हमने बनाया है। जब इक्विटी मार्केट्स फुल्ली मोमेंटम में रहेंगी, जैसे आज का समय है जब हम देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से मार्केट एक बढ़िया मोमेंटम फंड फेज में चल रहा है, इस फेज में एक सब्सटैंशियली इक्विटी फंड रहेगा। और जब मार्केट्स में एक्चुअली अपने को ड्रॉ डाउन देखने मिलता है या करेक्शन देखने मिलता है, तब ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक डेट फंड में। तो इन्वेस्टर को एक्चुअली सब्सटैंशियल ड्रॉ डाउन या लॉस लिमिटेशन या कैपिटल प्रोटेक्शन तो नहीं कह सकते, बट टू सम एक्सटेंट आपकी जो बड़ी ड्रॉ डाउन है वो प्रोटेक्ट हो सकती है। तो इस टाइप का एक यूनिक फंड है जो हमने लॉन्च किया है। ओके अच्छा, अगर हम आपकी इस पर्टिकुलर स्कीम की बात करें तो स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी विद रिगार्ड्स टू एक्सपोजर? कहाँ एक्सपोजर लेंगे इस स्कीम के थ्रू, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? सो जैसे मैंने बताया कि ये डायनामिकली मैनेज्ड है। अगर मार्केट्स इक्विटी मोमेंटम में है और बुल मार्केट्स है तो ये 100% तक इक्विटी एक्सपोजर रहेगा, जिसमें 50% लार्ज कैप, 25% से 30% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप, इस टाइप का एलोकेशन रहेगा जब ये इक्विटी फंड। और जब मार्केट्स खराब हो जाती है या बेयर मार्केट्स हम देखते हैं तो ये एक्चुअली बाय एंड लार्ज एंटायरली 100% डेट और आर्बिट्राज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तब इक्विटी एक्सपोजर 0% भी हो सकता है और उसमें बाय एंड लार्ज 65-70% आर्बिट्राज रहेगा और 30 to 35% डेट एक्सपोजर रहेगा, ताकि जब खराब समय चल रहा है तब ये ड्रॉ डाउन लिमिट कर सके।
ओके अच्छा जिमित, एक चीज़ और है, अगर हम एग्जिस्टिंग हाइब्रिड स्कीम्स की बात करें तो ये इस तरीके की कैटेगरी नई नहीं है, मार्केट में बहुत सारे हाइब्रिड फंड्स मौजूद हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। अगर हम सैमको के इस पर्टिकुलर डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड की बात करें तो जो एग्जिस्टिंग हाइब्रिड स्कीम्स अवेलेबल हैं उससे किस तरीके से अलग है ये? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इनफैक्ट काफी सारी बैलेंस्ड एडवांटेज या हाइब्रिड स्कीम्स है। आई थिंक जो एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि आज की तारीख में जो भी सब्सटेंशियली जो लेट्स से अगर हम बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी देते हैं तो इसमें जो एसेट एलोकेशन है इक्विटी और डेट में, अगर आप पिछले 10 साल का एसेट एलोकेशन निकालेंगे और एक कैटेगरी एवरेज निकालेंगे तो ये बाय एंड लार्ज 45 और 55% के बीच में ऑसिलेट होता है एट अ कैटेगरी लेवल। तो ये स्टैटिक एलोकेशन हो जाता है, यानी खराब टाइम में भी ये 50-55 या 60% एसेट एलोकेशन रहता है, अच्छे टाइम में भी यू विल सी कि 50 45 50 के रेंज में रहता है। तो पहला सबसे बड़ा फर्क है कि स्टैटिक एलोकेशन होता है करंट स्कीम्स में, जबकि ये जो मैं कह रहा हूँ ये कंप्लीटली डायनामिक है और इसमें आपको एलोकेशन 0 to 100 एंड 100 back to 0 भी देखने मिलेगा अक्रॉस मार्केट सिचुएशंस एंड मार्केट सिनारियोस। सो पहली चीज ये है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आज तक अधिकतर जो मॉडल्स मार्केट में है, जो अधिकतर स्ट्रेटजीज है वो वैल्यूएशन बेस्ड स्ट्रेटजीज है। तो वो या प्राइस टू बुक है या प्राइस टू अर्निंग्स है या कोई बॉन्ड यील्ड अर्निंग यील्ड मॉडल है। सो ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई अगर मार्केट गिरेगी, वैल्यूएशन सस्ती होंगी, तब हम मान लेंगे और हम इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाएंगे। वेरएज जो हमारा मॉडल है ये इंटायरली मोमेंटम ड्रिवन मॉडल है कि एक्चुअली जब बाजार, हम कहते हैं ना कि मार्केट में एक्चुअली कहावत है कि वधारे लेने का और घटने में बेचने का, तो ये इस टाइप की स्ट्रेटेजी है। जब एक्चुअली मार्केट्स में मोमेंटम रहेगा तब एसेट एलोकेशन इक्विटी ओरिएंटेड रहेगा, अनलाइक अदर फंड्स जहां पे इक्विटी एलोकेशन कम होते जाएगा, हम इनफैक्ट हम यहाँ बढ़ते जाएगा। और रिवर्स होगा बेयर मार्केट्स में कि वहां पर प्राइस टू बुक मॉडल्स में लोग एसेट एलोकेशन में इक्विटी बढ़ाते हैं, वेयर एज इन आवर केस बिकॉज मोमेंटम इज टुवर्ड्स द डाउन साइड एंड ट्रेंड इज नेगेटिव, हम इक्विटी एलोकेशन कट करेंगे और डेट एलोकेशन बढ़ाएंगे। तो ये दो सबसे बड़े डिफरेंसेस है एंड इनफैक्ट इसके कारण क्या है कि दिस कैन एक्चुअली वर्क एज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटजी टू अ लॉट ऑफ अदर बेस्ट स्ट्रेटजीज, या जो दूसरे लोगों के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट रहेंगे उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक काउंटर सिक्लिकल स्ट्रेटजी आपको देखने मिलेगी। जी ओके ओके, चलिए तो ये रही डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड से जुड़ी हुई तमाम बारीकियां, कब ओपन हुआ है, कब बंद होगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट रहेगी इस पोर्टफोलियो, इस फंड के जरिए इस स्कीम की स्ट्रैटेजी क्या है, और अगर आप इस फंड को खरीदते हैं तो आपको एक्सपोजर कहाँ कहाँ मिलेगा, क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं, ये एग्जिस्टिंग स्कीम्स के मुकाबले किस तरीके से डिफरेंट है। थैंक यू जिमित शो में आने के लिए और अपने कमेंट्स अपने व्यूज शेयर करने के लिए इस एनएफओ पर, एंड गुड लक आपको इस फंड के लिए। बात करते हैं अब क्वेरीज की। विकासपुरी ऑलरेडी हमारे साथ बने हुए हैं, कॉलर्स को शामिल करना शुरू करते हैं। सुरेश औरंगाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुरेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैडम मैंने जो मेरे पोर्टफोलियो में के फंड है वो आपके लिए भेजे है। मेरे को 15 से 20 साल का ओरिजिन है, तो उसमें ये जो फंड है मेरे वो सही है क्या नहीं वो चाहिए, और जो मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट की है उसको कहीं डाइवर्ट करने की जरूरत है क्या, उसी में कंटिन्यू करने की जरूरत है, वो चाहिए इंफॉर्मेशन। ठीक है, बस इतना बताइए कि जो आपने ये बताया है कि आपकी 5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, ये आपकी एसआईपी पोर्टफोलियो की वैल्यू लिखी है आपने, या इसमें आपने लमसम इन्वेस्टमेंट को भी ऐड किया है? नहीं, उसमें लमसम को ऐड नहीं किया मैंने, सिर्फ इन्होंने तो शॉर्ट फॉर्म में अपना क्वेश्चन बताया। ठीक है, समझ गई मैं। तो इनकी 30,000 की एसआईपी चल रही है विकास, इनके पास 5 लाख इन्होंने इकट्ठा कर लिए हैं इस 30,000 की एसआईपी से। 15 साल में 3 करोड़ का टारगेट है। अब फटाफट से इनके मैं पहले एसआईपी बता देती हूँ। इनके पास से यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इन दोनों में 7-7 हजार रुपए महीना डाल रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 6,000 रुपए महीना, मेरी एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप कोटक मल्टी कैप में 5-5 हजार रुपए महीना डाल रहे हैं। 3 इनके पास लमसम भी हैं, ये अलग इन्वेस्टमेंट है इनकी, जैसे मोतियाल ओसवाल फोकस फंड में 1.5 लाख, एक्सिस ब्लू चिप में 1.5 लाख, यूटीआई फ्लेक्सी कैप में 3.5 लाख रुपए डाले हुए हैं। अब जानना चाहते हैं ऑफकोर्स इनका पोर्टफोलियो कैसा है, लमसम इन्वेस्टमेंट को एज इट इज कंटिन्यू करें या कुछ डाइवर्जन करें। तीसरी बात, 3 करोड़ का टारगेट 15 ईयर्स में कितना लाइकली है? सुरेश जी, जो आपकी एसआईपी वाले फंड्स है ना वो बहुत अच्छे फंड्स हैं, और आपने जो लमसम किए हैं वो खराब नहीं है, बट आपकी सिप वाले फंड्स ज्यादा बेहतर है। तो आप यदि कोई आपका 1 ईयर के नीचे है फंड तो लमसम वाला, तो आप थोड़ी देर बने रहिए। जब आपका एग्जिट लोड हो जाए, मतलब आप एग्जिट लोड फ्री हो जाए आपके यूनिट्स,
तो आप अपने लमसम वाले फंड्स को विड्रॉ करके जो आपके एसआईपी वाले फंड्स है उसमें आप मर्ज कर दीजिए। वो जो 5 आपके जो फंड्स हैं दे आर गुड इनफ कि वो मार्केट का आपका पूरा जो अपसाइड है या जो भी ग्रोथ है वो आपको दे देंगे। आपका जो टारगेट है रफली 5 लाख का आपका लमसम इस समय 6.5 लाख लमसम है, 5 लाख आपका एसआईपी के थ्रू बन गया है। अगर मैं उसको मिलाता हूँ और अगर आपका जो 30,000 का एसआईपी है उसको मिलाता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली 2.25 करोड़ बनेगा आपका अगले 15 साल में, यदि मार्केट 12% से आपको रिटर्न देती है। हालांकि चांसेस है कि मार्केट आपको 15-16% से रिटर्न दे देगी, तो अगर 15% से ग्रो किया तो ऑलमोस्ट आपका 3 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाएगा 15 साल में ही। फिर क्योंकि अभी आप 30 से स्टार्ट कर रहे हैं, यदि आप थोड़ा थोड़ा स्टेप अप करते रहेंगे तो ये टारगेट आपका पहले भी अचीव हो सकता है या आप 15 साल के बाद में आपकी रिटर्न जो है वो 3 करोड़ से बढ़ के भी आ सकती है। ओके, तो 3 करोड़ के आसपास का एक्यूमुलेशन तो आप आसानी से कर पाएंगे, लेकिन आपके लमसम पोर्टफोलियो को लेकर ही सलाह दी गई है। अगर समय हो चुका है तो आप डाइवर्जन कर सकते हैं, एल्स इन्वेस्टेड रहिए, ज्यादा अच्छे रिटर्न्स अगर आपको चाहिए तो। अगले एक औरत से बात करेंगे, मोहित मिश्रा हमारे साथ हैं एमपी से। मोहित, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग दीपाली जी। मेरा सवाल ये था कि मेरा लक्ष्य जो है 10 साल में 1 करोड़ का है, और अभी जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में, जिसकी मैंने डिटेल्स आपको शेयर किया है, तो उसमें मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,50,000 है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट मुझे ईयरली 1,50,000 का जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, या अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे स्मॉल कैप और मिड कैप फंड भी लेना चाहिए? ओके, तो आपने जो ये 1.5 लाख रुपए डाले हुए हैं, ये आपने इन्हीं 5 फंड्स में डाले हुए जो आपने मेंशन किए हैं? हाँ, इन्हीं 5 में 30,000 है इनमें। ओके, और सभी टैक्स फंड्स हैं आपके, तो आपको क्या टैक्स सेविंग के लिए इतने फंड्स की जरूरत थी 1.5 लाख रुपए? क्योंकि ये 1.5 लाख तो आपका। हाँ, इतना जरूरत नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं जी था, तो मोहित, आपने ये टैक्स सेविंग के पर्पज से आपने ये म्यूचुअल फंड्स लिए थे, क्या प्योरली टैक्स सेविंग के लिए लिए थे, ये बताइए। हाँ, ये मैंने टैक्स सेविंग के लिए लिए थे, और रिटर्न वाइज भी मैंने देखा था तो मुझे थोड़ा ठीक लगा, तो इसलिए मैंने ये फंड्स को लिया था। और अब मेरा जो प्लान है टैक्स सेविंग प्लस 1 करोड़ जो है विद इन 10 ईयर्स है, तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड भी इसके साथ में इंक्लूड कर सकता हूँ, तो एक्यूमुलेट करना है, मुझे ये जानना था। हाँ ठीक है। तो 1.5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है क्वांट टैक्स प्लान, कैनरा रोबोको एलएसएस टैक्स सेवर, पराग पारिक एलएसएस टैक्स सेवर, मेरा एसएस टैक्स सेवर और एक्सिस एलएस टैक्स सेवर। तो काफी सारे टैक्स सेविंग फंड्स 30,000 ईच डाले हुए हैं, 10 ईयर्स 1 करोड़ का टारगेट। बताइए, कुछ और ऐड करें क्या फंड्स, या इन्हीं के साथ कंटिन्यू करें? गोल कितना लाइकली लग रहा है? मोहित जी, आपका यदि एटीसी बेनिफिट के हिसाब से आप टैक्स सेविंग फंड लेते हैं तो आपको ये 4 या 5 फंड में डालने की जरूरत तो नहीं है, बिकॉज आप किसी 1 या 2 फंड में भी आप अपना 1.5 लाख या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अगर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहा है तो उतना माइनस करके आप इसमें डाल सकते हैं, तो वो आप अपने सीए से बात कर सकते हैं। बट मैं ये बोलूंगा कि 1 या 2 टैक्स सेविंग फंड को रखिए, और जो आप रेगुलर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इन्हीं के जो आपके जो रेगुलर फंड्स है, तो फॉर एग्जांपल मेरे का अगर टैक्स सेविंग है तो मेरे का एक मल्टी कैप फंड है, वो आप ले लीजिए। तो मल्टी कैप में आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर मिल जाएगा। इसी तरीके आप पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए, क्वांट एक्टिव फंड है वो ले लीजिए, अच्छा फंड है वो, और एसबीआई का एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ले लीजिए। तो इस तरीके से आप ये जो आपके जो टैक्स सेविंग फंड है, क्योंकि फोलियो खुले हुए तो आपको ज्यादा उसमें कोई पेपर वर्क की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं के जो मैंने 4 या 5 फंड बोले हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, रेगुलर फंड्स को, बिकॉज उसमें कोई लॉक इन नहीं होगा और एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। आपका जो टारगेट की बात है, अगर आप 35,000 का एसआईपी कर रहे हैं तो मैं अगेन अगर 15% से लूंगा तो रफली आपका 1 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। बट यदि किसी वजह से कुछ साल खराब गए और एवरेज रिटर्न 12% होती है तो फिर आपको एसआईपी 45,000 की करनी पड़ेगी। सो कंजर्वेटिव साइड चलेंगे तो 45,000 का एसआईपी करना पड़ेगा। बट मार्केट अगर अच्छा रहा, अगले 10 साल आपको रिटर्न 15% के ऊपर बनती रही तो 35,000 की सिप से भी आपका काम हो सकता है। और बाकी जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो टॉप अप करते रहिए, जो आपके सिप वाले फंड्स है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और आपको अगर 10 साल का होराइजन लेकर आप चल रहे हैं, 12% के आसपास का अगर आपको रिटर्न मिलता भी है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा 45,000 के आसपास की। ये सजेशन आपके लिए दिया गया है।
15% का रिटर्न मिला तो 35,000 के आसपास के पैसे आपको लगाने पड़ेंगे, तो उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। और आपको कुछ फंड चॉइसेस भी बताई गई हैं, जैसे मेरी एसेट मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा बैंक इमर्जिंग इक्विटीज, क्वांट एक्टिव, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ये कुछ 5 नेम्स आपको दिए गए हैं, इसमें से कुछ आप पिक कर सकते हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी और विकास पुरी हमारे साथ मौजूद है। अब एक क्वेरीज को आंसर करने के लिए सवाल लेते हैं कुछ और ईमेल के थ्रू। सागर ने एक सवाल भेजा है। गोवा से 28 साल इनकी उम्र है, 48,000 की एसआईपी से निवेश की शुरुआत इन्होंने की है, 20 साल का होराइजन है। फंड्स कौन से हैं? 4800, माफ कीजिए 48,000 नहीं, 4800, 4,800 के एसआईपी है। कैनरा बैंक इमर्जिंग इक्विटीज में 1000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000 पर मंथ। इसके अलावा 4 फंड्स है, टाटा स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, एचडीएफसी फोकस 30, क्वांट टैक्स प्लान, इन 700 पर मंथ ही डाल रहे हैं। बताइए सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर। सागर ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका डिसेंट है। आपने बहुत अच्छा एक मिक्स किया हुआ है, स्मॉल कैप का, फोकस फंड का, या एक आपने थीमेटिक फंड भी लिया हुआ है, जो लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन फंड। सो आप इनको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप जैसे 4800 की सिप कर रहे हैं 20 साल के लिए, और रफली जो मैं 15% की अगर रिटर्न पकड़ता हूँ तो 70 लाख के आसपास आपका कॉर्पस बनेगा। और यदि आप 10% स्टेप अप करते रहते हैं, जैसे इस साल 4800, अगले साल 4,800 में और 480 रुपए या 500 ऐड कर देंगे, फिर इस तरीके से अगर 10% करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 10 लाख का आपका पोर्टफोलियो बन सकता है। अभी इसमें और स्कीम्स ऐड मत करिएगा। यही स्कीम्स में आप अपना जो एसआईपी है, जो छोटा एसआईपी है, जहाँ पे 1000 या 700 रुपए है, जो छोटा अमाउंट है, उसमें आप ऐड करते रहिए, बट डोंट ऐड मोर स्कीम्स। ओके, और स्कीम ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपको 70 लाख के आसपास का कॉर्पस आप जुटा पाएंगे 20 साल में। कोशिश कीजिए धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाने की। तो स्टेप अप आप करते रहेंगे तो आपको फायदा पहुंचेगा। बात करते हैं अब अनुराग से। अनुराग नमस्कार, बताइए सवाल। कि ये मेरी स्कीम ठीक है, मैंने जो सर्च की है, मैंने जो एसआईपी चला रहा हूँ वो ठीक है एसआईपी, उनको कंटिन्यू करना कितना टाइम हो चुका है आपके इन एसआईपीस को? एसआईपीस को नियर अबाउट 3 इयर्स हो चुके हैं। ओके, 3 साल हो चुके हैं आपकी एसआईपीस को। 45,000 की एसआईपी है और 9 इयर्स का होराइजन ये लेके चल रहे हैं। फिलहाल कौन से फंड्स हैं इनके पास? कोटक फोकस्ड इक्विटी। ओके, कोटक फोकस्ड इक्विटी में 12,000 रुपए महीना, 10,000 रुपए महीना डाल रहे हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में। इसके बाद इनके पास 4 फंड्स हैं, एचडीएफसी ट्रांस एंड लॉजिस्टिक, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एचडीएफसी मिड कैप और एचडीएफसी बैंकिंग। इन सभी में 5,000 ईच है। 3 और फंड्स हैं एक्सिस फंड हाउस के, एक्सिस स्मॉल कैप, एक्सिस ब्लू चिप और एक्सिस मिड कैप। इन तीनों में 1000 रुपए ईच है। तो बताइए सजेशन के पोर्टफोलियो 9 इयर्स में कितना एक्यूमुलेट कर पाएंगे? अनुराग जी, एक तो आपके ना नंबर ऑफ स्कीम्स बहुत ज्यादा है, तो इसको कट डाउन करने की जरूरत है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 फंड्स तक आप रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा अनुराग जी, आपका ना बहुत ज्यादा मतलब वेरिएशन बहुत वो है कि जैसे आप एक फंड में आप निपॉन स्मॉल कैप में 10,000 डाल रहे हैं, कोटक फोकस में 12,000 डाल रहे हैं, बट कुछ फंड्स में आप 1000 डाल रहे हैं। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है आपके फंड्स की। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं आपको एक लिस्ट बोलता हूँ और एक अमाउंट बोलता हूँ, जो आप नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए। आप निपॉन स्मॉल कैप को कट डाउन करके 5,000 का एसआईपी करिए। उसके बाद आपका जो एचडीएफसी बैंकिंग फंड है, उसको आप एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज के साथ में मर्ज कर दीजिए और 8,000 का एसआईपी करिए। उसी तरीके से अगर आप एक्सिस ब्लू चिप है तो उसको, क्योंकि लार्ज कैप फंड भी एक आपका होना चाहिए और आप 9 साल का ये भी आप बोल रहे हैं कि आप टाइम होराइजन है, तो एक्सिस ब्लू चिप कंटिन्यू करिए, उसको 7,000 कर दीजिए। एक्सिस मिड कैप और स्मॉल कैप आप कट डाउन कर दीजिए या बंद कर दीजिए। अभी विड्रॉ नहीं करिए, बट 1 साल हो जाता है या जब आपको लगता है कि आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है तो फिर आप उसको विड्रॉ कर लीजिएगा। वैसे ही कोटक फोकस को आप कट डाउन करके 10,000 कर लीजिए और निपॉन का जो आपका मल्टी कैप फंड है उसको आप 10,000 कर लीजिए। एचडीएफसी ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स फंड को 5,000 आप कंटिन्यू करिए। तो ये एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन रखिए, आपके जो 45,000 सिप जा रहे हैं। चलिए, सही बात, रिटर्न की तो 9 साल में आपको अगर 15% का चेंजेस आपके पोर्टफोलियो को लेकर। जी विकास जी, कितना एक्यूमुलेट कर लेंगे 9 इयर्स में 15% के रेट पे? इजिली 1 करोड़, बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी कुछ अमाउंट इकट्ठा भी कर लिया है और अगले 9 साल कंटिन्यू करते हैं तो 1 करोड़ प्लस हो जाएगा बस। ठीक है,
तो चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं, तो पोर्टफोलियो थोड़ा छोटा कीजिए, कुछ फंड से निकलिए, नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए वो आपने अभी भी स्क्रीन पर देखा। 5 फंड्स काफी हैं और कितना इन्वेस्ट करना है किस फंड में वो डिटेल्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। चलिए सवाल तो इतने लेंगे, अब बात कर लेते हैं टॉप 4 फंड्स की। बताइए विकास जी, कौन से फंड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? दीपाली जी, अगर कोई नया शुरू कर रहे हैं या पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं तो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एक फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड है और मेरे एसेट मल्टी कैप फंड। तो ये 4 अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं। इसमें अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं तो एक अच्छी रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। ओके, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।